हमारे कोटे से मंत्री बढ़े तो उसको घटाने वाले भी आप ही हैं। अमित शाह पटना में आकर के राजधानी में ये कह के जाते हैं कि बाप रे गलती हमसे हो गया था, अब नहीं। उधर भी थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे थे, इधर भी है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहीं डरे हुए थे क्या कि मांझी जी नीतीश कुमार से अलग नहीं हटने वाले हैं, अब नहीं आएंगे, हो गया जो होना था। और कहीं ना कहीं मरता मर जाऊंगा, एनडीए में नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उस पर मांझी जी का रिएक्शन यही था कि हम आपके साथ हैं और कसम खा के कहते हैं कि आप ही के साथ रहेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है बिहार की राजनीति का सबसे विवादास्पद शो। अब इसे विवादास्पद मैं क्यों कहता आया हूँ आज तक, ये आपको समझ में आज आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे मुद्दों को हमें छूना है, आपको पूरे दिन जो कल घटना हुई है उसके बारे में बताना है और आज उस घटना का रिएक्शन क्या होगा, यानी एक्शन का रिएक्शन, ये भी पहले से आपको उसके लिए तैयार कर देना है। कुछ बातें कल जो हुई हैं उनको जिक्र शुरू से मैं कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो पूरे दिन चर्चा में रही वो थी मांझी जी की प्रतिज्ञा। मांझी जी को पूर्णिया के मंच से नीतीश कुमार ने कायदे से तो एक इशारा दिया, उसे आप भड़की भी समझ सकते हैं, उसे आप एक्सपोज की तरह भी लिया जा सकता है कि भाई उनको मंच से ही सार्वजनिक एक्सपोज कर दिया कि आप भाजपा के साथ मत जाइएगा, वो सब बुलाएगा आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जो मिलेगा मैं ही दूंगा। पूर्व में भी दिया है। अब कहा ये जा रहा था कि इसके बाद मांझी जी को भी बेचैनी बढ़ेगी और मांझी जी इसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि भाई आपने कह तो दिया लेकिन आप हमें दे नहीं रहे हैं। पूर्व में अगर आपने हमें मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया तो हटाने वाले भी आप ही हैं। हमारे कोटे से मंत्री बढ़े तो उसको घटाने वाले भी आप ही हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग अगर हमारी लंबित है तो केवल आपकी वजह से है। उधर भी थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे थे, इधर भी है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे हैं। दोनों नहीं तरफ से नहीं मिल पा रहा है और आप कॉमन फैक्टर हैं दोनों तरफ से। चलिए, इतना भी हम नहीं सुनते हैं तो कम से कम मांझी जी द्वारा ये कहना कि मुझे और कुछ दिन तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मन था, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत पहले ही उनके मन के विरुद्ध उनको हटा दिए। इसका टीस तो रह जाता है और सार्वजनिक मंच से और किसी के लिए बात नहीं कही गई और केवल उनके लिए कही गई कि आपको बुलाएगा सब तो जाइएगा मत, हमको पता है आप थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। ये साबित क्या करता है? देखिए, या तो ये नीतीश का प्रेम साबित करता है मांझी के लिए, या इनसिक्योरिटी साबित करता है कि भाई मांझी कहीं जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं जी। और इस पर मांझी का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो लगातार तो मांझी जी इधर उधर व्यस्त थे, लेकिन आज उन्होंने इस पर एक बड़ा बयान दे दिया है। आज तड़के उन्होंने जो बयान दिया है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट हो गई कि मांझी जी नीतीश कुमार से अलग नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। नीतीश कुमार से, महागठबंधन से मेरा रिश्ता अमर है, यानी इस बार वो छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। लेकिन दावा अपनी जगह है। भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार थे तब भी लगातार ये दावा कर रहे थे कि मैं एनडीए छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, अब नहीं आएंगे, हो गया जो होना था। और कहीं ना कहीं मरता मर जाऊँगा, एनडीए में नहीं जाऊँगा, फिर चले गए, अब फिर कह रहे हैं कि मर जाऊँगा, एनडीए में नहीं जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ नेताओं पर ये टैग लग गया है कि वो अपने बातों के बहुत पक्के नहीं हैं। कुछ हद तक नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिम्मेवार है और अब मांझी जी पर भी ये बात सार्वजनिक मंच से आरोप के तौर पर लगाई गई। लेकिन उसके बाद मांझी जी, जो कि काफ़ी पहले से दबे हुए थे, उन्होंने कई मंचों से ये बात कही बाबा कि हमारा मंत्रिमंडल से हमें कमी की गई, हमारी ताकत में कमी की गई, हमें और भी उच्च पद दिए जा सकते थे, हमें नीतीश जी लगातार अगर दबाएंगे भी तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगा उस पर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एहसास कराती हैं कि यहाँ सामंतवादी व्यवस्था जैसा सिस्टम है कहीं ना कहीं, कि कितना भी ऑपरेस करेंगे हम बोलेंगे नहीं। ये दर्द भी झलका सकते हैं मांझी जी अपना। लेकिन जब नीतीश कुमार ने भरे मंच से उनको ये बात कही तो कहीं ना कहीं उस पर मांझी जी का रिएक्शन यही था कि हम आपके साथ हैं और कसम खा के कहते हैं कि आप ही के साथ रहेंगे। अब बाबा, मैं आपसे इस पर विशेष प्रतिक्रिया इसलिए चाहूँगा कि मांझी जी का कहने का मतलब क्या है। क्या उनका कहना ये है कि कसम खाते हैं, झूठा कसम,
जैसे आप खाते रहे हैं, या उनका कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर मैं नीतीश कुमार को छोड़ने नहीं वाला हूं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है तो बनाया भी तो उन्हें नहीं है। बिल्कुल। भाजपा ने हमें तो मंत्री बनाया भी नहीं। हम जब भाजपा में गए, केंद्र में सरकार जो बनी, उसमें हमें कहाँ कुछ मिला। नमन जी, आपने जितनी भी बातें बताई जी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि संविधान जो बनते हैं ना, कानून जो बनते हैं ना, वो अपने पर नहीं आजमाता है लोग, दूसरे पर आजमाया जाता है। नीतीश कुमार जी अपने मुझको कह लेते हैं सब बार जी। अब कितनी बार हुए हैं, आप देख ही रहते कि कल क्या हो रहा था सदन में जी। माने संजय जायसवाल ने तो बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जितने भी उपनाम है सब उपनाम को जुड़वाया। अमित शाह पटना में आकर के राजधानी में ये कह के जाते हैं कि बाप रे गलती हमसे हो गया था, अब नहीं जी। तो ऐसा स्थिति में आपके पास क्या बच जाता है? और अमित शाह खुद भी ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए अब दरवाजा बंद है, वही बात अब बता नहीं होगा। वही बात बता रहे हैं कि आप ट्रेन का टिकट कटा लीजिए। आज ही आपने सुना विजय सिंह कह रहे थे जी कि आदमी अगर कभी जानकर गलती कर ले तो इसका मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो बेवकूफ है। बेवकूफ है, सही बात। कभी कभी जान के सामने वाले को गलती करके दिखाया था कि वो कितना दूर तक जा सकता है। खुद अमित शाह ने ये बात कही है कि भाई हमसे एक बार गलती हो गई, लेकिन ये गलती हम दोबारा फिर नहीं करने वाले हैं। इसका सीधा मतलब देखिए, इसमें दो बातें सामने नजर आती हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार जो कह रहे थे उसके मायने क्या थे जी। तो नीतीश कुमार कहीं डरे हुए थे क्या, या फिर ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो मेरे साथ ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक कायदे से तो हल्ला तो नीतीश के लिए उड़ा था। बिल्कुल। मांझी जी तो एड ऑन है बेचारे। तो वो तो देखिए, ये टकराव जो है ना, सीधे अगर नरेंद्र मोदी से हुआ रहता, अमित शाह से नहीं हुआ रहता तो पैचअप हो सकता था। लेकिन अमित शाह से नीतीश कुमार का उलझ जाना बहुत कुछ कहता है जी। आप देखिए ना, उसको ब्राउनी पॉइंट की तरह ललन सिंह ने लिया था। जी जी। आप देखिए कि अरे हम थोड़े आपके पास एप्लीकेशन लेकर के गए थे, मोदी जी के जो ने जो कहा उसका ब्राउनी पॉइंट ले रही है जदयू। अरे हमारे नेताओं को तो मोदी जी बगल में बैठाते हैं। इसका कहता क्या है? ये कहता है कि दर्द छलक रहा है। और जीतन राम मांझी के बारे में जो बातें चल रही हैं, उन्होंने बड़े ही प्रतिज्ञा कर लिया हो, शपथ ले लिया हो, कुछ कर लिया हो। उनको लगता है कि जैसे हमको बनाए ना वैसे ही हमारा बेटुओं को बना देंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करके एक बार उनको उधर से इधर मोड़ लिया जाए। जी। अब ये बात समझिए ना, इनको मौका तो मिलवे किया था, लालू जी तो खुला ऑफर दिए बिल्कुल थे बिल्कुल, आइए उप मुख्यमंत्री का कुर्सी लीजिए, लेकिन आप नहीं समझे उस समय। आप इतना ही बात समझिए ना कि जीतन राम मांझी 2015 में भले ही भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जैसे नीतीश कुमार 2017 में गए तो वापस आ गए ना जी। आने के बाद किसको मुख्यमंत्री मान रहे थे? तेजस्वी यादव को। अब क्या कहते हैं कि उनको मेरा बेटा पढ़ाएगा। निश्चित रूप से 4 साल 5 साल में उनका बेटा इस लायक हो गया है। ये बात समझ गए हैं मांझी जी कि नीतीश का भरोसा नहीं, नीतीश कभी भी झटका दे सकते हैं। और एक और बात वो ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार अपने रहते तेजस्वी को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, तो धीरे से जब तेजस्वी को नहीं बनाएंगे तो ये चलेगा क्या? यही महत्वपूर्ण है कि कब नीतीश जी का खोपड़ी गर्म होगा, कब कहें कि नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देते हैं, जीतन जी का भाई बेटा को बनाते हैं। 8-10 को कपड़ा गए पसंद करने, नहीं पसंद आया तो धीरे से दुकानदार कहेगा कि जो पहन ले बोले यही पसंद है ले भाग गए, इसको जान छोड़। वही बात है। तो जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं, जीतन राम मांझी जो है, आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चौपर बिछाया है जी, उस चौपर पर बहुत लोग अपना गोटी फेंकना शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लोगों का नाम तो खुलेआम आपको आ गया। हाँ, सभी। और बाकी जो नहीं आया वो बेचैन हो गया। जो नहीं आया, अब आरसीपी सिंह का देखिए ना। बिल्कुल। आरसीपी सिंह की चुप्पी 1 महीना 1.5 महीना के बाद चुप्पी टूटी है जी। लगातार बयानबाजी शुरू कर दी है, नीतीश कुमार के पुराने पन्ने उघाड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि ये बेचैनी सब में बढ़नी है। तो उपेंद्र कुशवाहा सेट हो गए तो हम भी कुछ माने, हम भी कुछ ले लें। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा है तो हम बिना कुछ ले जाएंगे, हमको पूरा चाहिए था। ये कह रहे हैं कि हमको जो मिलता वही लेकर के हम बाहर निकल जाते हैं जी। तो ये सिलसिला देखिए, नीतीश कुमार ने इस तरह की राजनीतिक जो कहा जाता है कि जमीन बनाई है, जिस जमीन में लोग चाह करके भी ओरिजिनल फसल नहीं उगा सकते हैं, जब भी क्रॉसे फसल उसमें उगेगा जी। बाबा, अगली खबर जो हमारे पास है वो है कि कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई के मूड में दिख रही है आरजेडी जेडीयू। ये दोनों दल छोड़ नहीं रहे हैं उस खास कॉमन पॉइंट को जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। ना राजद एक्शन ले रही है सुधाकर सिंह पर,
ना सुधाकर सिंह हमला करना छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार पर, और ये भाजपा के ऊपर ठेल दिया जैसे तेजस्वी यादव ने कि भाजपा के भाषा बोल रहे हैं। पत्रकार का सवाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी ने पहले कह दिया कि यार जो इस तरह से कर रहा है वो भाजपा से कहीं प्रेरित है। तो आप क्यों नहीं हटा रहे हैं अपनी पार्टी से उनको, आप क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी यही बात कही जदयू ने, और इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा ने खुद दिया, जदयू हटा नहीं पाई। वहीं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ये कहते थे कि सुधाकर सिंह माने भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और भाजपा की तरफ से नितिन नवीन आके कहते हैं कि हमारे से तो कुछ संपर्क नहीं है, वो तो तेजस्वी यादव दबाव बनवा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। अंत जगदानंद सिंह के रहते हुए कैसे सुधाकर सिंह ऐसा बात बोल सकते हैं? निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एक खेल नजर आ रहा है, या तो दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जदयू राजद आपस में, या क्या हो रहा है बताइए। 2015 से 2017 तक सरकार चली थी जी, इसके बीच में आपको एक एक पॉइंट याद होगा। माहौल क्या था? बिल्कुल इसी तरह का माहौल बनता चला गया था, एक नरेशन बिल्कुल चलाया जा रहा था। संजय सिंह सुशील मोदी पर हमला करते थे, रोज अखबार में एक ही लड़ाई। वो धीरे धीरे उन पर से चुप्पी साधना शुरू कर दिए थे। सुशील मोदी जो उन पर हमला करते थे वो चुप हो गए थे। नीरज कुमार जो अलग से अपना एक क्लास खोल करके बैठे हुए थे, जहाँ वो लालू यादव पे हमला करने लगे, कैदी नंबर 3351 कहने लगे। ये सारी चीज़ें बताती है, आप तो बताते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है। बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी के तहत जैसे 2015 से 17 तक जो हुआ और अंत में उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब नीतीश कुमार भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं गोटी वो कांग्रेस की तरफ फेंक रहे हैं। और एक बात आप समझ के चलिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएंगे, ये बात एकदम मान के चलिए आप, क्योंकि 2025 के बाद उन्होंने 2030 का भी अनाउंसमेंट करा दिया है। जी, उनके सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल आदमी जो है वो केसी त्यागी हैं, जो दिल्ली से लेकर के बिहार तक की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि ये 2030 तक रहेंगे, कोई इनको हिला नहीं सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, 2030 तक समय तो तेजस्वी के पास नहीं है, वो बिल्कुल उतना पेशेंस उनके पास नहीं है। कह तो रहेंगे पेशेंस मेरे पास नहीं, वो कहने से उनके नहीं होगा। उनके विधायक और कहानी लिख रहे हैं। अगर तेजस्वी लिख रहे हैं रामायण, तो उधर उनके विधायक महाभारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। और सुधाकर सिंह तो ये तय कर लिए हैं कि वही वो कारण बनेंगे जिसकी वजह से गठबंधन टूटेगा। न मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी लायक हैं। अब तक 17 साल में किए क्या हैं, ये सारी चीजें इनसे बढ़िया राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन का कौन कहा था? चिराग पासवान। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ जा रहा है। यानी कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति भी ने आदेश करके राज्यपाल भी बदल दिया। तो नए राज्यपाल जो आए हैं उनके हाथ में बहुत सारा पावर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात नमन जी, कि अब तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं वो लिखा हुआ सरकार का जो भाषण था वो पढ़ते थे। उन्होंने आज अमेंडमेंट किया। कल के भाषण में उन्होंने जो संबोधित कर रहे थे बजट के पूर्व, तो उन्होंने कुछ अपना अमेंडमेंट किया है। इसका मतलब है कि वो फुल पावर के साथ आए हुए हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आरजेडी कुछ कहती है और जेडीयू उस पर रिएक्ट करती है, यानी कि वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर हमारे पास जो है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली है जी, उन्होंने यात्रा, हालांकि यात्रा तो वो करके आए थे जदयू की तरफ से, लेकिन ये अपना वाला यात्रा है। वो नहीं था कि जी भाई के बेटा के लिए वो काम किए हैं, वो अपने बेटा के लिए काम किए हैं, दोनों में अंतर फर्क बुझाया जाता है। तो वही बात है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा आज अपने लिए यात्रा जो लेकर निकले हैं जी, इसको रोकने के लिए, इस यात्रा को साधने के लिए कुशवाहा समाज की एक पूरी टोली जी, पूरी आर्मी पीछे लगा दी गई है जदयू की तरफ से। या तो डर है इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा लौकुश तोड़ के खत्म ना कर दे पार्टी से, संगठन में ना तोड़ करें, या लगता है कि मतलब कुशवाहा वोट को अपने से बांध के रखो, उनका विकल्प बनाकर चलो। क्योंकि हमने देखा कि चाहे मंत्री हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की टीम के सदस्य धीरज कुशवाहा हो, इन सब की एक्टिविटी बढ़ गई है। फेसबुक, ट्विटर और जमीन पर पहुंचकर संतोष कुशवाहा हो, इन सभी लोगों ने एक्टिविटी बढ़ा दी। क्या लगता है आपको? आप सुने होंगे कि शादी ब्याह होता है ना, तो एक अगुआ होता है जी। अगुआ दोनों तरफ जा करके बताता है कि वास्तविकता क्या है, ये शादी इस शर्त पे की जा सकती है जी। लेकिन क्या अगुआ पर भरोसा करके कोई शादी हुई है आज तक? नहीं। अपने घर के लोगों को भेज कर करवाया जाता है, जा करके गांव में भेज के पान दुकान पे, सिगरेट दुकान पे, इसका कैसा चाल चलन है, लक्षण कैसा है, क्या है, सब पता किया जाता है। बिल्कुल वही हो रहा है। एक तरफ आपने जो बताया
कि एक्टिविटी कुशवाहा समाज की बढ़ गई है। निश्चित रूप से इसको कहने में किसी उपेंद्र कुशवाहा जाने में कद भी बढ़ा है सभी नेताओं का। माने ये इसमें से कोई गुरेज नहीं कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 है जी, नंबर 1 कुशवाहा की लड़ाई, बिल्कुल नंबर 1 होने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खुला छूट दे दिया है, आप कवर भी किए थे शायद लगता है मुझे कि इनको नंदकिशोर यादव, माफ कीजिएगा, नहीं सम्राट चौधरी को आगे करने के लिए नित्यानंद राय को पीछे किया गया था। इसका सीधा मतलब एक संदेश देना कुशवाहा समाज में था। हमें पिछला चुनाव हमने यादवों के कंधे पर लग के लड़ा, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद थे। अब की बार हम आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के कंधे पर चलेंगे। बिल्कुल, एक ये हो गया। और दूसरा, जदयू में अब उनकी जगह कौन लेगा? आप देखिए जदयू में मारामारी चल रही है। एक तरफ जहां युवा हैं, जयंत राज मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, उनकी एक्टिविटी आप देखिए कहाँ कितनी बढ़ गई है। बिहार से लेकर के झारखंड तक, और झारखंड से लेकर के एक दिन पहले ही डेरा डाल देते हैं जहां से उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा शुरू होती है। और कार्यक्रम क्या रहता है 28 तारीख का? एकमात्र कुशवाहा मंत्री हैं बिल्कुल नीतीश कैबिनेट में, बिल्कुल। और उनके साथ साथ वो सारे सिपा सलार जाते हैं जो कभी जदयू के स्ट्रेटजी का हिस्सा रहे हैं, जैसे संतोष कुशवाहा जी। इसके साथ साथ अन्य कई वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजा गया था साथ में, और दिल्ली में रेकी करने के लिए भेज दिया गया धीरज कुशवाहा को। बिल्कुल। और धीरज कुशवाहा जो है वो दिल्ली में गए हुए हैं वहां पता करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन का काम कहां तक पहुंचा। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बता रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के इस यात्रा को कैसे मोड़ा जाए और उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का असर क्या पड़ेगा, इसकी भी रेकी हो रही है जी। मतलब पेसिफाई करने के लिए भी है जी, और रेजिस्टेंस भी देखने के लिए कितना विरोध विद्रोह उत्पन्न कर पा रहे हैं, कितना भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। इस रातों रात की आखिरी खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी क्या? आज सदन में भाजपा ने जमकर बवाल किया है। इजराइल मंसूरी हों या रामायण पर हमला करने वाले चंद्रशेखर हो, आज तो उन्होंने मतलब कुछ छंदों पर पहले हमला किया था, आज तो उन्होंने रामायण को ही संपूर्ण बोल दिया कि अब क्या मैं बोलूं, मैं नहीं बोल सकता। देखिए नमन जी, इसे क्या नैरेटिव कहीं मैंने ऐसा तो नहीं हुआ कि अगड़ा पिछड़ा कराने की कोशिश की जा रही है या क्योंकि नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे। अशोक चौधरी हो उनके दलित नेता या नीरज कुमार, इन सभी के माध्यम से उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भिजवाया था, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को लोके से पहले जदयू ने ही लोक लिया था और दोनों पार्टियों में जमकर माने हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री भले ही वो हों बिहार के, लेकिन जदयू ने उनको अच्छा पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है तो कि अब तो मतलब अब क्या होगा, लगता है जो माहौल बिगाड़ रहा है लोग। नमा जी, एगो बड़ी पुरानी कहावत है भोजपुरी में कि लूर लक्षण बाई अमूले पर जाई जी। राष्ट्रीय जनता दल का स्वरूप क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रीय जनता दल का क्या था 15 साल के शासन? हिंदू धर्म के विरोध में तो नहीं है उत्पत्ति हुई थी इनकी। आप समझिए ना, राम मंदिर के लिए जा रहे थे तो कौन रोका था? अरे बाबा वो तो अपनी जगह है, वो तो कोई हिंदू पोलराइजेशन करने जा रहा था राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए, उसको रोक दिया। लालू यादव ने गलती थोड़ी की, लालू यादव खुद ही सनातन से जुड़े रहे हैं, हमेशा पूजा पाठ करते नजर आए हैं, ये सारी महाकाव्यों को माना है। अब लालू परिवार अगर हिंदू धर्म छोड़ दे और रेचल जो क्रिश्चियन है उनका धर्म अपना ले तो बात अलग हो, लेकिन रहते हुए हिंदू और एक सनातनी पिता के पुत्र होते हुए उनके कैबिनेट के मंत्री इस तरीके से रामचरित मानस, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चीजें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर उस तरह का बयान देते हैं तो भाजपा के हाथों में खेलना ऐसा हुआ ना। भाजपा तो इंतजार कर रही है कि आप एंटी हिंदू हो जाइए, सारा हिंदू बोल तो सीधे नजर, उसके पास कुशवाहा नेता है, उसके पास यादव नेता है, उसके पास लाला नेता है, उसके पास ब्राह्मण नेता है, भूमिहार नेता है, राजपूत नेता है, सभी को अगर एकजुट कर लेगी भाजपा हिंदू के नाम पर और आपके खिलाफ, तो आप तो गए, बुरी तरीके से गए लोकसभा में, फिर आपका 0 सन्नाटा हो जाएगा। 6 महीना पहले नमन जी हम लोगों ने एक खबर की थी जी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को फुसला रहे हैं जी, और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करके अपना गद्दी जो है ऊंचा करना चाहते हैं। अब उसका रास्ता क्या हो सकता है? तो रास्ता किसी को दोस्त बन करके और उससे दुश्मनी साधा जा सकता है जी। निश्चित रूप से आप देखिए कि इस मंत्रिमंडल से घटा किसका संख्या, तो लगातार तेजस्वी यादव की संख्या घट रही है। अभी भी अभी 3 लोगों पे चल रहा है जी। 3 लोग पूरी तरह से सुरेंद्र यादव स्टिक पर हैं, चंद्रशेखर स्टिक पर हैं और इजराइल मंसूरी है।
जी। इन 3 का तो कंफर्म है। भाजपा विकेट गिराने में लग गई। अब भाजपा जो है इसको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तीनों का जो बयान है, उसके बाद एक और हैं आलोक मेहता जी, उनका भी नंबर लगा हुआ है। इन चारों का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं एक एक करके सीरियल आ रहा है। बाकी का तो नहीं पता, लेकिन आलोक मेहता तो नैरेटिव पर खेल रहे हैं। आज तक उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। अगर अब दे रहे हैं तो या तो नीतीश पर दबाव बनने की कोशिश कर रहे हैं, या भाजपा के और नीतीश और भाजपा और तेजस्वी की सीधी लड़ाई की तैयारी वो कर रहे हैं। अपने वोट बैंक को रोकने की तैयारी है नमन जी। यादव और मुस्लिम ये 2 वोटर हैं। आप समझिए ना कि लालू प्रसाद को पूर्णिया में बोलने की क्या जरूरत थी, इस बीमारी की अवस्था में पूर्णिया में सीमांचल के क्षेत्र में उनको बोलने की क्या जरूरत थी। उनसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उनको भजाया तो जा रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन को और लालू प्रसाद मतलब इसे अब दोनों चुनाव को अगड़ा पिछड़ा करके ही बिल्कुल लड़ा जाए। एकदम साफ नजर आ रहा है कि वो उसी स्थिति में मंडल कमंडल और अगड़ा पिछड़ा करने की तैयारी। चलिए, ये तो आज रात की सारी खबरें थी, रातों रात की, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अब हम आए हैं तो आप लोग को खाली हाथ भेज देंगे। बोनस भी लेके आए हैं। एक बोनस खबर है। बजट में आप अक्सर चर्चा करते होते हैं कि बजट पर हम अपनी बात रखे थे कि बजट इतना हल्का चीज़ नहीं होता है कि उसे आराम से बैठ कर एक दिन में एनालाइज करके आपके सामने रख दिया जाए। इस पर चर्चाएं होंगी, पूरे दिन हम चर्चा करेंगे, विभिन्न लोगों ने क्या कहा उस पर भी बात होगी। लेकिन बजट की जो विशेषताएं हैं वो जान लीजिए। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो योजना है उसको पारित कर दिया गया है बाबा। बीपीएससी के जरिए 49,000 रिक्तियां भरी जाएंगी। ये बड़ा पहल है। ये तेजस्वी यादव का प्रभाव और दबाव दिख रहा है नीतीश कुमार पर। बीपीएससी में 29,000 भर्तियां होंगी, बीएसएससी में माफ कीजिएगा, और बीटीएससी में 12,000 भर्तियां होंगी। शिक्षकों की भर्तियां चल ही रही हैं, मई तक पूरी हो जाएगी जाति जनगणना। इसके बाद ई रिक्शा और एम्बुलेंस के लिए भी सरकारी अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। तो वित्त मंत्री ने जो काम किया है उस आधार पर ये फायदा होता नजर आ रहा है। देश का जो औसत दर है वृद्धि का, उससे बिहार जो है आगे है। तो ये तो बेहतर है खबर हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार भले पीछे, और बजट भी बढ़ा है। शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है, और दोनों विभाग जो है राष्ट्रीय जनता दल के पास जी। और खास करके एक विभाग तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव के पास है, स्वास्थ्य का। एक बात बार बार भाजपा बोलती है कि प्रभाव नहीं दिख रहा, तेजस्वी का प्रभाव नहीं दिख रहा। निश्चित तौर पर बजट में प्रभाव तेजस्वी का दिख रहा है। प्रभाव दिखा। कल के आप अगर विधान परिषद की कार्रवाई को देखें तो सुनील सिंह और तेजस्वी यादव दोनों भारी पड़ रहे थे जी। क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी सामने आए और उन्होंने कुछ बातें कही तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके बगल में बैठे हुए हैं मंगल पांडे, उनसे पूछिए ना। इसका मतलब है कि ये जो नेक्सस चल रहा था उसको आगे बढ़ाने और उस पर अपना छाप छोड़ने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। और सम्राट चौधरी के पास जवाब नहीं था उस समय। उन्होंने बातों को दूसरे तरफ मोड़ करके और अपनी जो बात रखी थी उसको फिर से क्लैरिफाई किया। चलिए, तो ये रातों रात की हमारी आज की श्रृंखला थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज की जो हमने खबर आपके सामने प्रस्तुत की, विश्लेषण करके हमने बताया। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर लीजिए। ऐसी चर्चाएं रोज़ सुबह में इसी वक्त मिल जाएंगी आपको। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ एक घंटी होती है वो दबाइएगा, तभी मिल पाएगा। और खबरें तो हमने लगभग सारी आपको दे दी। आज पूरे दिन हमारे साथ लगातार खबरें जो हैं वो अलग अलग बनी रहेंगी, तो आपको भी चैनल देखते रहना चाहिए। लेकिन शाम में आज विशेष एक शो आने वाला है, बजट और बाकी चीज़ों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होंगी महापंचायत में। उसमें 5 बजे आप सभी को जुड़ना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।